है हम मिसलेनियस कमांड्स का पार्ट 2 देखेंगे। ओके क्योंकि हमने अभी तक बहुत सारे कमांड्स के बारे में डिस्कस किया है ना, और आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या क्या डिस्कस किया था। ओके तो हमने पिछले सेशन में यूजर्स के बारे में देखा था, है ना। हम ये जानते हैं कि हर बार जब भी आप एक सिस्टम के बारे में देखेंगे तो हर एक सिस्टम जो है मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है ना। और ऐसे सिचुएशन में क्योंकि यूजर्स को एक पर्टिकुलर लिमिटेशन होनी चाहिए, हर एक यूजर जो है वो एक दायरे में रहता है ना, उनके कुछ एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, और इन सब यूजर से परे उनके ऊपर एक रूट यूजर होता है, या उसको आप सुपर यूजर या एडमिनिस्ट्रेटर भी बोल सकते हैं, है ना। इस पर्टिकुलर रूट यूजर की परमिशंस क्या होती है, वो किसी भी पर्टिकुलर फाइल को, किसी भी पर्टिकुलर कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट। ओके तो अगर आप एक जेनरिक यूजर की तरह आप एक रूट यूजर वाले काम करना चाहते हैं तो आपको कौन सा कमांड यूज करना पड़ेगा, sudo। ओके तो sudo जब आप यूज करते हैं तो टेम्पररीली उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आपको मतलब आपके यूजर को रूट वाले प्रिविलेजेस आ जाते हैं, है ना। ये हमने समझ लिया था। और अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर एग्जीक्यूटेबल, कोई भी पर्टिकुलर कमांड रन करना है तो हमने ये जाना था कि फंडामेंटली हर एक कमांड का अपना खुद का एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है ना। और क्योंकि फाइल एग्जिस्ट करता है तो फाइल सिस्टम में कहीं ना कहीं होना चाहिए उसको। ओके तो उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटेबल को फाइंड आउट करने के लिए हम विच नाम का कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं। ओके एग्जिस्टिंग यूजर्स के साथ साथ अगर आप एक नया यूजर ऐड करना चाहते हैं तो यूजर ऐड वाला कमांड यूज करेंगे, है ना। उसके अगर पासवर्ड सेट करना चाहते हैं या फिर बदलना चाहते हैं तो पासवर्ड नाम का कमांड यूज करेंगे, है ना। ध्यान रखिएगा पासवर्ड कमांड का स्पेलिंग क्या है, PASSWD, वर्ड में OR नहीं होता है। ओके राइट। उसके बाद हमने क्या देखा, अगर आप किसी दूसरे यूजर की तरह, नॉट एज अ रूट बट किसी दूसरे यूजर की तरह कमांड रन करना चाहते हैं तो SU नाम का कमांड यूज करेंगे, है ना। और फिर अगर किसी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग फाइल की परमिशंस बदलना चाहते हैं तो chmod यूज करेंगे, ओनरशिप बदलना चाहते हैं तो chown यूज करेंगे, है ना। और अगर आप कोई पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिनक्स में पैकेज मैनेजर क्या है, APT। ओके तो APT को यूज करके कोई भी पर्टिकुलर पैकेज आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर उसको अनइंस्टॉल या रिमूव भी कर सकते हैं, है ना। ये भी हमने जाना था। और अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर रिसोर्स डाउनलोड करना है कमांड लाइन के द्वारा तो आप wget यूज कर सकते हैं। ओके सिमिलरली अगर डेटा सिर्फ और सिर्फ डेटा ट्रांसफर करना है आपको तो कर्ल कमांड यूज कर सकते हैं, है ना। अगर आपको कोई पैकेज ढूंढना है तो apt-cache यूज करेंगे। जो पैकेजेस वाली रिपोजिटरी होती है, अगर एक नया रिपोजिटरी या प्राइवेट रिपोजिटरी आप नई तरीके से ऐड करना चाहते हैं तो add-apt-रिपोजिटरी जो है ये कमांड यूज कर सकते हैं आप, है ना। एंड सिमिलरली रिपोजिटरी को ऐड करने से पहले हमें हमेशा इसका ध्यान रखना होगा कि जो पर्टिकुलर रिपोजिटरी हम ऐड कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं। ओके और ये कैसे वेरीफाई करेंगे, हम एक सिक्योरिटी की होता है जिसकी मदद से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। और उस की को लाके ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं apt-की। ओके तो ये वाले कमांड्स हमने देख लिए, है ना। तो आज के सेशन में जो है हम ऐसा करेंगे कि नेटवर्क कमांड्स देखेंगे, ओके और सिमिलरली एनवायरनमेंट सेटअप रिलेटेड कमांड्स भी देखेंगे, राइट। इनको एक एक करते हुए अच्छे से समझते हुए ट्राई करते हुए आगे चलते हैं। ओके राइट। तो नेटवर्किंग कमांड्स में सबसे पहला कमांड है पिंग। ओके तो इस पिंग नाम के कमांड को यूज करके आप नेटवर्क कनेक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। जाहिर सी बात है जब भी आप अपने सिस्टम से कोई ना कोई डिवाइस के साथ कनेक्ट करके डेटा लाना चाहते हैं, इतना तो ध्यान रखना होगा कि ये दोनों डिवाइसेस कम्युनिकेट कर पा रही है नहीं, है ना। मतलब ये दोनों डिवाइसेस आपका सिस्टम और मान लीजिए आप google.com से कुछ लाना चाहते हैं तो गूगल का सर्वर, ये दोनों कनेक्टेड है या नहीं ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसे नेटवर्क कनेक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर वैलिडेट करने के लिए आप पिंग नाम का कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं। ओके इसका सिंटैक्स भी बहुत सिंपल है, पिंग स्पेस आप जो भी पर्टिकुलर होस्ट नेम मतलब डोमेन नेम जो भी देना चाहते हैं, जैसे कि google.com हो, amazon.in हो, facebook.com हो या फिर कोई भी वेबसाइट, है ना। तो पिंग स्पेस वो होस्ट नेम मेंशन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको डायरेक्टली उसका IP एड्रेस ही पता है तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो फंडामेंटली यहां पे आप जिस पर्टिकुलर चीज को मेंशन करना चाहते हैं वो एक सर्वर हो सकता है, ओके मतलब वो IP एड्रेस या होस्ट नेम जो है वो किसी सर्वर का हो सकता है, किसी डिवाइस का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके और इसकी मदद से, इस पिंग कमांड की मदद से जो है हमें वेरियस डिटेल समझ आती हैं। ओके अगर आपने मान लीजिए पिंग स्पेस google.com टाइप किया, ओके तो जाहिर सी बात है क्या होगा, आपका डिवाइस और गूगल का सर्वर अगर कनेक्टेड है इंटरनेट के द्वारा बिना किसी मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के अगर कनेक्टेड है तो क्या होगा, सीधा सीधा आपको कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा जो अभी हम देखेंगे, राइट। अगर कनेक्ट नहीं है मतलब आपकी तरफ नेटवर्क इश्यू है या फिर उस टारगेट की तरफ या उस सिस्टम की तरफ नेटवर्क इश्यू है तो ये कमांड जो है आउटपुट नहीं देगा, है ना। मतलब आपको जिस तरीके का आउटपुट मिलना चाहिए वो आउटपुट नहीं मिलेगा। इसकी वजह से क्या होगा, हमें ये समझ आएगा कि कनेक्टेड ये दोनों डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड है या नहीं, और अगर कनेक्टेड नहीं है तो नेटवर्क इशू किस तरफ है करके, राइट। तो बॉटम लाइन हमें इतना समझना है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने के लिए मतलब आपके डिवाइस और आपका टारगेट डिवाइस, मतलब आप मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं या फिर किसी वेबसाइट से कनेक्ट कर रहे हैं या फिर किसी और डिवाइस के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वैलिडिटी जो है वो बता देती है आपको पिंग। ओके चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं हम। ओके राइट तो ये मैं अपने कोड प्लेग्राउंड के अंदर हूं। ओके तो इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो कमांड क्या है हमारे पास, पिंग google.com। ओके जाहिर सी बात है आप पिंग स्पेस होस्ट नेम या पिंग स्पेस IP एड्रेस मेंशन करते हैं, है ना। तो जैसा ही मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया आप यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। सो 64 बाइट्स फ्रॉम समथिंग समथिंग और यहाँ पे एक IP एड्रेस मिला है, ओके और सीक्वेंस ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है ना। और जब मेरे को समझ आ गया कि हाँ मैंने जो रिक्वेस्ट भेजी है, पिंग रिक्वेस्ट भेजी है, उस तरफ से मेरे को रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं, मतलब 64 बाइट्स हर एक रिस्पॉन्स के साथ मुझे मिल रहा है एक पर्टिकुलर IP एड्रेस से करके, राइट। और google.com का IP एड्रेस है वो बेसिकली हमें ये बता रहा है ना। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को रोकने के लिए कंट्रोल और C प्रेस कर सकता हूँ, जिसकी वजह से ये प्रोसेस रुक जाएगा। ओके मुझे इतनी तसल्ली मिल गई कि फंडामेंटली मेरा सिस्टम और गूगल का सर्वर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, है ना, राइट। और हमने यहां क्या देखा,
यहां पे अगर आप देखेंगे तो सीक्वेंस नंबर 30 है, मतलब 30 मैसेजेस भेजे गए हैं गूगल की तरफ से हमें, है ना। और ये 30 पैकेट्स, बेसिकली 30 पैकेट्स भेजे गए हैं और 30 के 30 रिसीव हुए हैं, 0% पैकेट लॉस, विच बेसिकली मींस कि हमारा कनेक्शन जो है ठीक ठाक है करके, राइट। तो पिंग के बारे में हमने समझ लिया, चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। तो पिंग हमने समझ लिया, है ना। तो जाहिर सी बात है पिंग जो है वो नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए है ना। और जाहिर सी बात है जब आप एक रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने सिस्टम से, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा वहीं पे जाएगा, है ना। आपके डिवाइस से आपके राउटर के पास जाएगा पैकेट, है ना। आपका राउटर जो है इंटरनेट में किसी और डिवाइस के पास भेजेगा, वो डिवाइस किसी और डिवाइस के पास भेजेगा, ऐसे जंप करते हुए फाइनली आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा पैकेट, है ना। तो यूजुअली ये तरीका होता है पैकेट को ट्रांसमिट करने का, ओके। अब अगर आप चाहते हैं कि ये पैकेट कहां कहां गया ये फाइंड आउट करना चाहते हैं आप, तो इसके लिए आपको ट्रेस रूट नाम का एक कमांड जो है वो हेल्प करता है, ओके। ट्रेस रूट कमांड बेसिकली आपको कौन सा रूट ले रहा है आपका पैकेट ये प्रिंट करके दे देता है ना। तो इसके लिए इसका कमांड भी बहुत ही सिंपल है, ट्रेस रूट, बिना किसी स्पेस के ट्रेस रूट लिखना है और जिस पर्टिकुलर टारगेट को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, मतलब आपका डेस्टिनेशन जो होता है उसका नाम मेंशन कर देंगे आप। अगर google.com है तो google.com, ओके। फेसबुक है तो फेसबुक, या फिर आईपी एड्रेस है तो आईपी एड्रेस, ये सारी चीजें आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं, है ना। तो सिंपली इतना याद रखना है कि पिंग जो है वो आपको कनेक्टिविटी बताता है, आपके दो डिवाइसेस कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं ये बताता है, ओके। और ट्रेस रूट क्या बताता है, कम्युनिकेट तो कर पा रहे हैं बट किस पर्टिकुलर रास्ते से ये पैकेट आपका जा रहा है ये बताता है ट्रेस रूट, ओके। इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं हम कोड प्लेग्राउंड में, राइट। तो इसको फिर से क्लियर कर लिया हमने, ओके। और इसके बाद हमें क्या करना होगा, सीधा ट्रेस रूट स्पेस google.com हम टाइप करेंगे, राइट। तो ट्रेस रूट, ध्यान रखिएगा यहां पे स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो TRACEROUTE, ट्रेस रूट स्पेस google.com, ओके, राइट। तो क्या हुआ यहां पे, हमें क्या बता रहा है, ट्रेस रूट कमांड नॉट फाउंड, ये बता रहा है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ट्रेस रूट जो है आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुआ नहीं होता, ओके। तो यहां पे हमें क्या करना होगा, क्योंकि ये कमांड नहीं है और हम यूज करना चाहते हैं, क्या करेंगे, हम पैकेज को इंस्टॉल करेंगे, है ना। और इंस्टॉल करने के लिए क्या यूज करेंगे हम, कमांड कौन सा होगा, apt स्पेस इंस्टॉल। और क्योंकि हम इंस्टॉलेशन सिस्टम लेवल पे कर रहे हैं, हमें रूट की परमिशन चाहिए होंगे, तो इसके लिए sudo यूज करेंगे, राइट। तो sudo apt इंस्टॉल ट्रेस रूट, राइट। सो TRACEROUT हमने लिख लिया, है ना। और जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, जो एग्जिस्टिंग पैकेज की लिस्ट है वो चेक की जाएगी और अगर वो इन्फॉर्मेशन मिल गया तो क्या होगा, ये वाला पर्टिकुलर आइटम जो है, ये जो ट्रेस रूट वाला आइटम जो है वो आके इंस्टॉल हो जाएगा, है ना। आप यहाँ पे नीचे इसका प्रोग्रेस भी देख सकते हैं, राइट। तो हमने ये पिछले सेशन में भी देखा था, है ना, राइट। तो अभी ये ट्रेस रूट जो है वो इंस्टॉल हो गया, है ना। मुझे अभी क्या करना होगा, इसको बस क्लियर करके, ताकि हमें अच्छे से दिख जाए, ओके। तो इसको क्लियर कर लिया हमने और फिर कमांड जो है ट्रेस रूट फिर से रन किया, ट्रेस रूट google.com। और यहाँ क्या दिख रहा है, 30 हॉप्स मैक्स 60 बाइट पैकेट्स करके, ओके। तो बेसिकली हमने TTL के बारे में समझा था, है ना। किसी भी पर्टिकुलर पैकेट का टाइम टू लिव होता है, वो बेसिकली ये बताता है कि पैकेट कितने हॉप्स ले सकता है बिफोर इट इज ड्रॉप्ड, है ना। और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, TTL फिक्स्ड है, 30 हॉप्स के बाद रुक जाना चाहिए करके, ओके। और जैसे ही हमने यहाँ पे देखा, आपका IP एड्रेस जो है आपके सिस्टम से शुरू हुआ और सीधा जाके गूगल के पास रुका सिर्फ 3 हॉप्स में, ओके। पहला हॉप जो है वो पहले किसी लोकेशन पे गया, फिर उसके बाद अलग लोकेशन पे गया और फाइनली आपने जो google.com दिया हुआ है वो, राइट। सिमिलरली मान लीजिए हमने दे दिया ट्रेस रूट amazon.in, राइट। तो ये क्या बताता है, फिर से 30 हॉप्स मैक्स फिक्स हो गया इसका, है ना। और फिर ये हमें जो है बेसिकली कितने नंबर ऑफ हॉप्स के बाद amazon.in तक पहुंचा है ये बता देता है हमें, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे भी 3 हॉप्स ही हुए हैं, ओके, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी। तो हमने ट्रेस रूट के बारे में भी समझ लिया, है ना, राइट। तो अभी चलिए बात करते हैं नेटवर्क इंटरफेसेस के बारे में, ओके। तो फंडामेंटली नेटवर्क इंटरफेस को बस आप ऐसे मान लीजिए कि आपका जो नेटवर्किंग हार्डवेयर होता है, आपका लैन कार्ड हो या फिर आप जैसे भी जहां पे भी कनेक्ट करते हैं, आपका वाईफाई हो, जो भी पर्टिकुलर हार्डवेयर है आपके पास कनेक्टिविटी के लिए, ओके, उसका एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस मान लीजिए। इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो जाहिर सी बात है जब भी आप अपने डिवाइस को किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने की बात आती है तो इधर आप वायर्ड कनेक्शन यूज करते हैं, है ना, लैन केबल्स यूज करते हैं, जैसे आपने कई बार अपने कॉलेजेस में या कहीं ना कहीं पे कंप्यूटर लैब्स में देखा होगा, ओके। तो या तो हम वायर्ड कनेक्शन यूज करते हैं अपने राउटर से लाके, या फिर कहीं ना कहीं से वायर लाके अपने सिस्टम पे कनेक्ट करते हैं, वो वायर्ड कनेक्शन होता है ना। और अगर जरूरत पड़े तो वाईफाई कनेक्शंस भी यूज करते हैं, वायरलेस कनेक्शंस, और उसके लिए एक सेपरेट हार्डवेयर होता है ना। तो ऐसे अलग अलग नेटवर्क कनेक्शंस के लिए अलग अलग हार्डवेयर होती है, ओके। और हर एक हार्डवेयर का उसका अपना खुद का सॉफ्टवेयर इंटरफेस होता है, राइट। क्योंकि जाहिर सी बात है उस पर्टिकुलर हार्डवेयर को काम करवाने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये सॉफ्टवेयर इंटरफेस जो इस पर्टिकुलर हार्डवेयर से काम करवाता है और बेसिकली उसका इंटरफेस जो होता है उसको हम कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस। क्यों? क्योंकि जब हम नेटवर्क हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे तो उसको उस पर्टिकुलर नेटवर्क हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर इंटरफेस क्या होगा, नेटवर्क इंटरफेस, राइट। तो अगर वायर्ड कनेक्शन है आपका, मतलब अगर आप कोई लैन केबल कनेक्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी वायर कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको ईथरनेट कहा जाता है, ओके। तो जो पर्टिकुलर नेटवर्क इंटरफेस होता है उसको ईथरनेट कहते हैं हम, राइट। जब अगर वायर्ड की बात हो तो अगर आप वाईफाई या फिर ऐसे कई सारी चीजों के बारे में बात करेंगे तो उनका खुद का एक पर्टिकुलर नेटवर्क इंटरफेस होता है, ओके। अगर लोकल सिस्टम की बात हो, मतलब आपके सिस्टम में खुद ही कम्युनिकेशन चलनी है तो लूप बैक होता है, वाईफाई पे कनेक्ट किया तो वाईफाई इंटरफेस होता है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। और जाहिर सी बात है अभी आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ठीक है फाइन, अभी मैं अपने सिस्टम में कौन कौन से नेटवर्क इंटरफेसेस हैं उनका इंफॉर्मेशन कैसे ला सकता हूं करके, राइट। तो इसके लिए जो है आप इफ कॉन्फिग नाम का कमांड यूज कर सकते हैं, ओके। तो if कॉन्फिग बोल सकते हैं आपको, या फिर इफ कॉन्फिग भी बोल सकते हैं इसको, राइट। तो इसकी मदद से जो है आप जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क इंटरफेसेस है उसके
बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, राइट। तो ऐसा करेंगे कि इफ कॉन्फिग को रन करेंगे और कौन कौन से इंटरफेसेस हैं, क्या क्या होती हैं, ये समझ के उसको ट्राई करेंगे हम, राइट। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के इंटरफेसेस होते हैं, है ना। हमने क्या समझा था, अगर वायर्ड नेटवर्क की बात हो तो वहां पे ईथरनेट कहा जाता है उसको, है ना। इस इंटरफेस को ईथरनेट कहा जाता है बेसिकली जब भी आप एक वायर्ड कनेक्शन के बारे में बात करेंगे, ओके। तो जब आप इफ कॉन्फिग टाइप करेंगे, टिपिकली आपका आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिखेगा जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, है ना। तो सबसे आगे होगा आपका ईथर सम ई ट्रिपल एक्स ऐसा कोई ना कोई पैटर्न होगा, ओके। ई से शुरू होगा बेसिकली, वो बेसिकली आपका नेटवर्क कार्ड कहलाता है, ओके। और फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, है ना। सो ए बी कॉलन बी सी कॉलन सी डी एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। और हमने जाना था कि हर एक हार्डवेयर का एक यूनिक एड्रेस होता है, परमानेंट एड्रेस होता है, वो बेसिकली मैक एड्रेस कहते हैं हम उसको, ये हमने समझ लिया था, है ना। तो फंडामेंटली उस मैक एड्रेस के साथ साथ आपको आईनेट 6 जैसे आपको दिख रहा है ना, आईनेट 6 का मतलब क्या है, IPv6 एड्रेस, ओके। सो सिमिलरली आईनेट देखेंगे तो IPv4 एड्रेस है ना। तो ऐसे कई सारे इंफॉर्मेशन जो है आपको अपने इफ कॉन्फिग कमांड के आउटपुट की तरह दिख जाएगा, राइट। इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई कर लेते हैं हम, राइट। चलिए, सो इसको एक बार क्लियर कर लिया और हमें रन करना है इफ कॉन्फिग, राइट। और जैसे ही हमने रन किया, क्या हुआ, हमें क्या पता है, सम EXXX मतलब ई से शुरू होने वाला कोई ना कोई पैटर्न दिखेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बेसिकली आपका लैन इंटरफेस है करके, राइट। सो वायर्ड कनेक्शन वाला इंटरफेस है करके, ओके। और हमने क्या जाना, ये जो ईथर आपको दिख रहा है ना, ईथर और उसके बाद ये जो पर्टिकुलर वैल्यू दिख रही है, ये आपका मैक एड्रेस है, ओके। उस पर्टिकुलर कनेक्शन का, जहां पे कनेक्शन बनी हुई है, उस पर्टिकुलर नेटवर्क इंटरफेस का मैक एड्रेस है, मतलब फिजिकल एड्रेस है ये, राइट। और फिर जैसे आप यहां पे देखेंगे तो आईनेट का मतलब क्या है, IPv4 एड्रेस, है ना। और यहां पे आईनेट 6 नहीं है, मतलब इसका IPv6 एड्रेस नहीं है, ओके, राइट। तो ये भी हमने समझ लिया, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। सो जैसे वायर्ड कनेक्शंस के लिए आपके पास ईथरनेट इंटरफेस होता है, सिमिलरली एक और टाइप का इंटरफेस होता है जिसको हम कहते हैं लूप बैक, ओके। ये बस ऐसे मान लीजिए कि एक स्पेशल वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस है जिसको हम लूप बैक डिवाइस कहते हैं, ओके। तो इसकी मदद से जो है आप अपने ही सिस्टम के अंदर अलग अलग प्रोसेसेस या सर्विसेज के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओके। तो जनरली होता क्या है, जब भी आप एक सिस्टम को रन करते हैं, अपना सिस्टम स्टार्ट करते हैं, तो इमीडिएटली ढेर सारे प्रोसेसेस और ढेर सारी सर्विसेज जो है वो चलना शुरू हो जाती हैं, है ना, राइट। तो अगर मान लीजिए आप उनमें से किसी सर्विस के साथ बात करना चाहते हैं, तो आपका सिस्टम, राइट, सो आप खुद ही अपने किसी सर्विस के साथ बात करना चाहते हैं, है ना। तो आपका सिस्टम जो है वो अपने अंदर ही रन करने वाले किसी सर्विस के साथ बात करना चाहता है। तो यहां पे क्या हुआ, एक इंटरनल लूप शुरू हो गया, है ना। तो इसीलिए इसको लूप बैक इंटरफेस कहा जाता है, एज सिंपल एज दैट, ओके। तो जब हम इफ कॉन्फिग को रन करते हैं तो क्या होता है, LO करके एक लूप बैक इंटरफेस आपको दिखेगा, ओके। अगर आपको ETH वाला दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, ईथरनेट, ओके, या एथरनेट भी बोल सकते हैं आप उसको, राइट। अगर आप लूप बैक के बारे में बात कर रहे हैं तो LO दिखेगा आपको, राइट। सो लूप बैक एड्रेस के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसका IP एड्रेस जो है, IPv4 एड्रेस जो है, हमेशा 127.0.0.1 ही रहता है, राइट। चलिए इसके बाद देख लेते हैं कोड प्लेग्राउंड के अंदर, राइट। ओके, सो हमने इफ कॉन्फिग ऑलरेडी रन करके रखा हुआ है पिछले कमांड के साथ साथ, है ना। अगर आप ETH0 देखेंगे, ETH0 देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये ईथरनेट एड्रेस है, ओके। अगर आपने यहाँ पे LO देखा तो इसका मतलब क्या होगा, ये बेसिकली लूप बैक एड्रेस कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, लूप बैक एड्रेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ IPv4 एड्रेस जो है वो हमेशा 127.0.0.1 ही रहेगा, राइट। तो ईथरनेट और लूप बैक के साथ साथ और भी कई सारे इंटरफेसेस होते हैं, ओके। अगर वाईफाई इंटरफेस है तो WXXX ऐसे कुछ पैटर्न में आएगा, है ना। जैसे ईथरनेट के लिए E एंड समथिंग पैटर्न है, सिमिलरली वाईफाई के लिए W एंड समथिंग पैटर्न होता है, उसका खुद का एक फिजिकल एड्रेस होता है, उसकी IP एड्रेस होती है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। अभी आपको ये सारी की सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये आपके रेफरेंस के लिए है। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर आपको कोई ना कोई रिक्वायरमेंट है तो उसके मुताबिक सो एंड सो कमांड एग्जिस्ट करता है करके, राइट। आप इन सारी चीजों को चीट शीट में भी देख सकते हैं, ओके, राइट। तो चलिए वापस चलते हैं फिर। तो हमने अभी तक क्या किया, नेटवर्क इंटरफेस के बारे में समझ लिया, है ना। हमने टिपिकली ये देखा कि अगर दो सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश है, मतलब उनके बीच में कनेक्शन है या नहीं, ये फाइंड आउट करने के लिए आप पिंग कमांड यूज कर सकते हैं, राइट। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक जब पैकेट जा रहा है तो कितने चीजों को टच करते हुए जा रहा है, कितने किस रास्ते से जा रहा है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेस रूट वाला कमांड देख लिया हमने, है ना। नेटवर्क इंटरफेसेस होते हैं, ये हमने जान लिया, और उनके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए इफ कॉन्फिग या IF कॉन्फिग वाला कमांड जो है वो रन कर सकते हैं, ये भी हमने समझ लिया, राइट। चलिए अब बात करते हैं एनवायरमेंट सेटअप के बारे में, ओके। तो जाहिर सी बात है, लिनक्स एनवायरनमेंट में जब भी आप देखेंगे या फिर इन जनरल जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में देखेंगे, आप जाहिर सी बात है उसको कस्टमाइज करने की कोशिश करना चाहेंगे, है ना। आपकी मतलब आपकी मर्जी के मुताबिक कोई ना कोई ब्राइटनेस रखना चाहेंगे आप, या फिर वॉल्यूम एक पर्टिकुलर लेवल का रखना चाहेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, है ना। तो ये एनवायरमेंट वेरिएबल्स जो होती हैं, उन वेरिएबल्स के अंदर आपके ये कॉन्फ़िगरेशन के डिटेल्स रहते हैं, राइट। मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल फोन है, एक एंड्रॉइड फोन है, तो आप उस फोन का एक ब्राइटनेस सेट करेंगे, है ना। बाय डिफॉल्ट कौन से सिम से आपका फोन कॉल जाना चाहिए वो कॉन्फ़िगर करके रखेंगे, है ना। अगर आपने फोन को साइड पे रख दिया तो कितने सेकंड बाद आपका फोन लॉक हो जाना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ऐसा कई सारे इंफॉर्मेशन जो है वो कस्टमाइजेशन वाला इंफॉर्मेशन जो है वो आपके कहीं ना कहीं पे स्टोर करके रखा जाता है ना। तो सिमिलरली जब सिस्टम्स या सर्वर्स की बात आती है तो ऐसे इंफॉर्मेशन को एनवायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर रखा जाता है, ओके। तो बस इतना मान लीजिए कि ऐसे टाइप का इंफॉर्मेशन जो है ना, तो सिस्टम के अंदर जो भी पर्टिकुलर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होता है, उस इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन के लिए ये एनवायरमेंट वेरिएबल जो है एक प्लेस होल्डर की तरह रहता है। ओके, और डिपेंडिंग अपॉन कौन सा टाइप का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं हम, ओके, और क्या क्या यूज कर रहे हैं उसके मुताबिक हम इन चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं और हमारा सॉफ्टवेयर जो है उसको अप्रोप्रिएटली डिजाइन भी कर सकते हैं। राइट, बस हमें इतना याद रखना है जब भी हम एनवायरमेंट वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं तो इतना मान लीजिए कि आप जो भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसका एक प्लेस होल्डर की तरह एक्ट करता है, एज सिंपल एज दैट। और अगर आप अपने सिस्टम के अंदर जो एनवायरमेंट वेरिएबल्स हैं उनको देखना चाहते हैं, उनको लिस्ट करना चाहते हैं, तो env नाम का जो कमांड है उसको यूज करके जो एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट वेरिएबल्स होती हैं उनको प्रिंट कर सकते हैं आप। राइट, चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं। तो हमने इसको क्लियर कर लिया है ना, और हम क्या जानते हैं कमांड क्या है, env। अगर आपने एंटर प्रेस किया तो ढेर सारा इंफॉर्मेशन आएगा डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं और आपने अपने सिस्टम को किस हद तक कस्टमाइज किया हुआ है उसके मुताबिक ढेर सारा इंफॉर्मेशन जो है आपको मिलेगा। ओके, घबराने की कोई जरूरत तो है नहीं, ओके, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन देख रहे हैं ना। सो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कौन सा शेल है, /bin/bash है, ओके, जावा होम जो है कुछ पर्टिकुलर लोकेशन पे है, क्लाउड शेल किसी और लोकेशन पे है, लैंग्वेज क्या है, कलर्स क्या है, ऐसे ढेर सारा कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन जो है वो आपके एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर रहता है ना। चलिए वापस चलते हैं। राइट, और इसका कमांड क्या होगा, env कमांड यूज करके आप सारे के सारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स जो भी एग्जिस्ट करते हैं आपके सिस्टम के अंदर उनको प्रिंट कर सकते हैं। राइट, ओके, अगर मान लीजिए आपको एक नया एनवायरमेंट वेरिएबल बनाना है, मतलब आप अपने सिस्टम को और भी कस्टमाइज करना चाहते हैं और एनवायरमेंट वेरिएबल ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक्सपोर्ट नाम का कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं। ओके, तो एक्सपोर्ट कमांड को यूज करके या तो आप किसी एनवायरमेंट वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब नए नए तरीके से बना सकते हैं उसको, या फिर उसकी वैल्यूज को अपडेट भी कर सकते हैं। राइट, और क्योंकि वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के अंदर कोई ना कोई वैल्यू जो है वो स्टोर की जाती है ना। राइट, सो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसे होता है। ओके, तो एक्सपोर्ट स्पेस वेरिएबल अंडरस्कोर नेम जो भी उसका नाम है इक्वल टू जो भी वैल्यू मेंशन करना चाहते हैं वो। राइट, यहां पे एक जनरल प्रैक्टिस क्या है, वेरिएबल नेम हमेशा कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। राइट, अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन आपका वेरिएबल नेम क्या होना चाहिए, हमेशा कैपिटल लेटर्स में। ये एक जनरल प्रैक्टिस है। ओके, मान लीजिए अगर आपको कस्टम अंडरस्कोर एनवायरमेंट अंडरस्कोर वेरिएबल नाम का एक एनवायरमेंट वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर वैल्यू आप रखना चाहते हैं 10। ओके, तो कैसे लिखेंगे इसको, एक्सपोर्ट स्पेस कस्टम अंडरस्कोर env अंडरस्कोर वेरिएबल, हमने जो वेरिएबल का नाम रखा है वो इक्वल टू 10। राइट, तो ये बेसिकली जनरल प्रैक्टिस होती है। राइट, चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। तो ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन है हमारे पास, है ना। ऐसा करेंगे कि इसको क्लियर ऑफ कर लेते हैं। ओके, क्लियर ऑफ करने के बाद हमें क्या करना होगा, एक कस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल को बनाना है ना। तो कैसे बनाएंगे, एक्सपोर्ट नाम का कमांड यूज करके, है ना, एक्सपोर्ट कस्टम अंडरस्कोर env अंडरस्कोर वेरिएबल इक्वल टू, याद रखिएगा यहां पे स्पेसेस यूज नहीं करते। ओके, सो कस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल बिना स्पेसेस के इक्वल टू, मान लीजिए मैंने वैल्यू दे दी 10। ओके, और अगर ये डायरेक्टली ऐसे फिर से आपका कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, इसका मतलब क्या है, आपने जो पर्टिकुलर कमांड रन किया है वो चल जाएगा करके। ओके, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है बिना किसी एरर के। राइट, तो जाहिर सी बात है अभी मैं इसको चेक करना चाहूं तो क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे लिस्ट करना है मुझे एनवायरमेंट वेरिएबल्स, है ना। तो मैं env टाइप करूंगा, बट अगर मैंने env टाइप किया क्या होगा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा, है ना। तो उस इंफॉर्मेशन में से मुझे ये ढूंढना होगा, मुझे फाइंड करना होगा कि कस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल है कहां पे करके। राइट, मैं उसके लिए कौन सा कमांड यूज कर सकता हूं, grep, है ना। तो हम एनवायरमेंट को रन करेंगे, env को रन करेंगे, उसका आउटपुट ले जाके पाइप के द्वारा हम grep को दे देंगे। ओके, चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार। सो env हमने टाइप कर लिया, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी पर्टिकुलर एनवायरमेंट वेरिएबल्स है उनका एक लिस्ट बनकर हमें प्रिंट हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्या चाहिए हमें, पाइप दे दिया हमने। ओके, इसके बाद सीधा क्या करना होगा, grep दे दिया। इसके बाद सीधा हम क्या करेंगे, कस्टम अंडरस्कोर env अंडरस्कोर वेरिएबल। ओके, चलिए इसको लिख लेते हैं, कस्टम अंडरस्कोर env अंडरस्कोर वेरिएबल। ओके, और जैसे ही हमने टाइप किया क्या हुआ, कस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल इक्वल टू 10 आ गया, जो हमने एनवायरमेंट वेरिएबल स्टोर किया था। राइट, चलिए वापस चलते हैं। अभी तो अभी हमने क्या देखा, एक एनवायरमेंट वेरिएबल को आप क्रिएट कैसे कर सकते हैं ये आपने देख लिया, है ना। अगर मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ आपको पूरा वेरिएबल नहीं उसकी वैल्यू चाहिए, राइट, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, सीधा जो भी पर्टिकुलर आपका एनवायरमेंट वेरिएबल का नाम है उसके ठीक आगे एक डॉलर सिंबल रख सकते हैं। ओके, अगर आपका वेरिएबल का नाम कस्टम अंडरस्कोर एनवायरमेंट अंडरस्कोर वेरिएबल है तो वो बन जाएगा डॉलर कस्टम अंडरस्कोर एनवायरमेंट अंडरस्कोर वेरिएबल। राइट, तो जैसे ही आप डॉलर मेंशन करेंगे और इसको रन करेंगे क्या होगा, आपको उस पर्टिकुलर चीज का वैल्यू मिल जाएगा। और क्योंकि आप इस आउटपुट को प्रिंट करना चाहते हैं कमांड लाइन के अंदर, कौन सा कमांड यूज करेंगे, एको, है ना। तो एको स्पेस डॉलर जो भी वेरिएबल नेम आप देना चाहते हैं वो। राइट, सो याद रखिएगा जब आप डिफाइन कर रहे हैं वेरिएबल को या उसकी वैल्यू को बदल रहे हैं तो आपको डॉलर देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस वैल्यू को एक्सेस करते टाइम आप डॉलर यूज करेंगे। ओके, इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। चलिए, राइट, तो अभी हमें क्या चाहिए, कमांड लाइन के अंदर प्रिंट करना है हमें, है ना। तो एको यूज करेंगे इसके लिए, और फिर हमारा वेरिएबल का नाम क्या है, कस्टम अंडरस्कोर, जस्ट मिनट, कस्टम अंडरस्कोर env अंडरस्कोर वेरिएबल। राइट, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो सीधा कस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल ही आएगा। क्यों, क्योंकि इसके आगे हमने डॉलर नहीं दिया। तो अगर हम इसके आगे डॉलर मेंशन करते हैं तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सेस करके उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको लाके प्रिंट किया जाएगा। राइट, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं सीधा सीधा 10 ही आ गया, है ना। राइट, चलिए वापस चलते हैं। अभी
ओके तो हमने क्या देखा अभी तक, एक एनवायरमेंट वेरिएबल्स को लिस्ट कैसे करना है देख लिया, क्रिएट कैसे करते हैं देख लिया, उसकी वैल्यू को कैसे प्रिंट करते हैं ये भी देख लिया। अब मान लीजिए आपको एक जो भी पर्टिकुलर एनवायरमेंट वेरिएबल है आपके पास उसको डिलीट करना है, क्या करेंगे आप, सीधा अनसेट नाम का कमांड जो है वो यूज करके आप इस पर्टिकुलर एनवायरमेंट वेरिएबल को डिलीट भी कर सकते हैं। ओके सिंपल है इसका सिंटैक्स, अनसेट स्पेस जो वेरिएबल नेम आप देना चाहते हैं वो ध्यान रखिएगा, जब भी आप सेट कर रहे हैं या फिर क्रिएट कर रहे हैं या फिर उसको डिलीट करना चाहते हैं तब डॉलर यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जब आपको उसकी वैल्यू चाहिए उस टाइम पे आप डॉलर मेंशन कर सकते हैं। ओके राइट, तो कैसे करेंगे इसको, अनसेट स्पेस कस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल आप कर सकते हैं। राइट चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। तो अनसेट लिख लिया हमने क्योंकि हम इसको डिलीट करना चाहते हैं। राइट और यहां पे लिखेंगे कस्टम अंडरस्कोर env अंडरस्कोर वेरिएबल। राइट और ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। और अगर हम अभी ट्राई करेंगे, मान लीजिए हमने ग्रेप टाइप करने की कोशिश की, कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी ये कस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल को हमने ऑलरेडी डिलीट ही कर दिया है ऑलटुगेदर। राइट तो हमें क्या समझना है अभी तक, एक तो है कि एनवायरमेंट वेरिएबल एनवायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन को लेके जो भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होती है उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने वाला प्लेस होल्डर है। ये इंपॉर्टेंट बात हमने समझ ली है ना। इसको क्रिएट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट यूज करके ये हमने देख लिया है ना। उसकी वैल्यू प्रिंट करने के लिए एको और डॉलर यूज करना इंपॉर्टेंट है, ये समझ लिया। इसको डिलीट कैसे करते हैं ये भी हमने देख लिया है ना। राइट चलिए अभी बात करते हैं पाथ वेरिएबल के बारे में। ओके हम इतना तो जानते हैं कि हर एक कमांड को जब भी आप एग्जीक्यूट करना चाहें तो हर एक कमांड का खुद का एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है और वो अपने खुद के किसी पाथ पे रहता है ना। तो पाथ वेरिएबल जो है, ये PATH वाला वेरिएबल जो है, ऐसे अलग अलग एग्जीक्यूटेबल के लोकेशंस का एक बहुत बड़ा कलेक्शन होता है जहां पे हर एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूटेबल के बाद एक कॉलन आ जाता है। ओके इट्स ए कॉलन सेपरेटेड लिस्ट है ना। तो कॉलन्स के साथ साथ एक लिस्ट बनता है जहां पे हर एक पर्टिकुलर आपके सिस्टम के अंदर मान लीजिए एक एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूटेबल है। ओके तो हर एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूटेबल का पाथ जो है वहां पे मेंशन किया जाता है। ओके तो बेसिकली जब भी आप एक कमांड रन करते हैं, चाहे ls हो चाहे echo हो या कोई भी पर्टिकुलर कमांड हो, होता यह है कि जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया आपका कमांड लाइन जो है सीधा जाता है पाथ के पास। ओके पाथ के अंदर हर एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूटेबल के वैल्यू को चेक करता है और क्या वो काम कर रहा है या नहीं, क्या वो एग्जैक्टली जो आप ढूंढ रहे हैं वही है या नहीं, वैलिडेट करता है, फिर जाके एग्जीक्यूट करता है। राइट ओके सो अगर मान लीजिए आप अपना खुद का एक पर्टिकुलर कमांड क्रिएट करना चाहते हैं और उसके एग्जीक्यूटेबल को मान लीजिए आपने /home/IB डेवलपर के पास रखना चाहा आपने। ओके तो क्या करेंगे, जहां पे आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो पाथ लाके यहां पे मेंशन कर लेंगे। राइट और अगली बार जब आप वो नया कमांड रन करना चाहेंगे तो वो एग्जीक्यूटेबल को ढूंढेगा उस पर्टिकुलर पाथ के अंदर, फिर उसको रन कर लेगा। राइट ये बेसिकली अगर आप सारा का सारा पाथ देखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, एको, और क्योंकि पाथ वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं आप, डॉलर यूज करेंगे आप यहां पे। ओके चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो इसको हमने क्लियर कर लिया और क्योंकि हम टर्मिनल के अंदर प्रिंट करना चाहते हैं तो एको यूज कर लिया और फिर उसके बाद डॉलर के बाद बिना स्पेसेस दिए हुए कैपिटल्स में PATH। ओके ये हमने मेंशन कर लिया है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें क्या पता है, पाथ वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज हैं कॉलन सेपरेटेड लिस्ट की तरह होती हैं करके। राइट तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, OPT ग्रेडल बिन नाम का एक एग्जीक्यूटेबल है। ओके और फिर USR लोकल SBIN नाम का एक एग्जीक्यूटेबल है। ओके एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे अलग अलग टाइप के एग्जीक्यूटेबल्स आपको दिख रहे हैं है ना। चलिए वापस चलते हैं अभी। तो पाथ वेरिएबल के बारे में भी हमने समझ लिया है ना। राइट चलिए मान लीजिए आप कमांड्स रन कर रहे हैं और आपने एक बहुत बड़ा कमांड रन करना है। ओके बहुत लंबा वाला कमांड जो है वो रन करना है, बट आप हर बार उस कमांड को कॉपी पेस्ट करना या पूरा का पूरा टाइप करना तो नहीं कर सकते है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में उस कमांड को एक और एलियास या एक शॉर्टर नेम दे सकते हैं आप उसको। राइट उस पर्टिकुलर जो पूरा का पूरा कमांड है उसको आप एक छोटा वाला नाम भी देके उसको यूज कर सकते हैं। ओके ऐसा करने के लिए आपको एलियास नाम का जो कमांड है वो यूजफुल होगा आपके लिए। राइट सो एलियास बेसिकली क्या है, एक यूजुअली शॉर्ट नेम होता है जो किसी एग्जिस्टिंग कमांड का एक एलियास की तरह एक्ट करता है, एज सिंपल एज दैट। मान लीजिए आप हर बार ट्रेस रूट टाइप नहीं करना चाहते, क्या करेंगे, एलियास स्पेस T इक्वल टू ट्रेस रूट लिख लिया आपने। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी से कमांड लाइन क्या समझेगा, सिंपली जब भी आप T मेंशन करके जो भी पर्टिकुलर होस्ट नेम मेंशन करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो सीधा ट्रेस रूट वाला कमांड ही रन करेगा। ओके चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। राइट तो इसको हमने कर लिया क्लियर। ओके तो क्लियर इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ओके तो मान लीजिए ट्रेस रूट google.com हमने टाइप किया तो क्या होगा, 3 हॉप्स आ जाते हैं, ये हमने अभी देख लिया था है ना। राइट तो 3 हॉप्स आ गए। अभी जाहिर सी बात है मुझे पूरा का पूरा टाइप करना पसंद नहीं है। ओके मान लीजिए ऐसा हो गया। ओके तो क्या कर सकते हैं हम, एलियास T इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्पेसेस एक्स्ट्रा नहीं है। ओके T इक्वल टू ट्रेस रूट लिख लिया हमने। तो अभी से जब भी मैं T का वैल्यू या T को यूज करना चाहूंगा तो हमेशा वो ट्रेस रूट वाला कमांड रन करेगा। राइट फॉर एग्जांपल T स्पेस google.com। ओके और जैसे ही हमने रन किया क्या हुआ, फंडामेंटली जो हमने ट्रेस रूट वाला कमांड जो है T के अंदर एलियास की तरह असाइन किया था वो वाला काम हो जाएगा। राइट चलिए वापस चलते हैं अभी। तो एलियास कैसे काम करता है हमने समझ लिया है ना। अब जाहिर सी बात है हर बार आप वही कैरेक्टर तो रखना नहीं चाहेंगे है ना, उसको रिमूव भी तो करना होता है। तो उसके लिए आप अनएलियास नाम का कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं। एलियास यूज करके एलियास सेट करेंगे और अगर आपको उसको रिमूव करना है तो अनएलियास लिख सकते हैं। राइट तो जो उसका फंडामेंटल सिंटैक्स क्या होता है, अनएलियास स्पेस जो आपने एलियास मेंशन किया है वो है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अनएलियास स्पेस T मेंशन करेंगे और फिर उसके बाद जब भी आप T स्पेस google.com ट्राई करेंगे कमांड नॉट फाउंड दिखेगा आपको। राइट इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं चलिए।
तो अभी हमने क्या किया था, एलियास सेट किया था टी का, है ना। तो अभी क्या करेंगे हम, अन एलियास टी हो गया, है ना। तो अभी क्या करेंगे, अगर हमने टी google.com टाइप किया तो टी नाम का कोई कमांड ही एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। अगर इसके पहले वाला सिचुएशन लेते तो क्या होता, टी जो है वो ट्रेस रूट का मतलब है ना, तो ट्रेस रूट और google.com जो है वो रन किया जाता। ओके, चलिए वापस चलते हैं। अभी हमने ये समझ लिया, है ना। अब जाहिर सी बात है, हम लगभग पिछले कुछ टाइम से हम क्या कर रहे हैं, एलियासेस क्रिएट कर रहे हैं, पाथ्स ऐड किए जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे अलग अलग काम करते हुए जा रहे हैं। बट यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि ये जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ करंट सेशन तक ही एक्टिव है। ओके, आपने जो गूगल में क्लाउड शेल ओपन किया हुआ है, उस क्लाउड शेल, वो क्लाउड शेल जब तक एग्जिस्ट करता है तब तक आपकी ये वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। ओके, और अगर आपने अपने क्लाउड शेल को क्लोज कर दिया, जैसे ही आपने टर्मिनल को एग्जिस्ट किया, ये सारे के सारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स जो हैं डिलीट हो जाएंगे, राइट। तो जब भी आप एक शेल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर ऐसी चीजें एलियास वगैरह क्रिएट करते हैं, तो होता यह है कि जब तक वो शेल या टर्मिनल जो है, जब तक वो अलाइव रहता है, मतलब जब तक आपने उस पर काम करना कंटिन्यूअसली रखा हुआ है, तो वहां पे क्या होगा, जब तक आपने उसको अलाइव रखा है तब तक ये एनवायरमेंट वेरिएबल जो है रहेंगे। जैसे ही आपने उस टर्मिनल को क्लोज कर दिया या फिर एग्जिट कर दिया या शेल का सेशन जो है क्लोज कर दिया, तो क्या होगा, ये सारी की सारी वैल्यूज जो है डिलीट हो जाएंगी या डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ओके, तो अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर मुझे इन चीजों को परमानेंटली रखना है, परसिस्टेंट रखना है, तो क्या करना होगा करके, राइट। ऐसे एनवायरमेंट वेरिएबल्स को परसिस्टेंट रखने के लिए आपको एक फाइल होता है .bash.rc करके, ओके, उस फाइल के अंदर ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। ओके, सो इन जनरल हमें इतना समझना है कि हर बार जब भी एक शेल सेशन ओपन करते हैं आप, तो फंडामेंटली ये bash.rc फाइल जो है उसके अंदर कुछ चीजें ऑलरेडी डिफाइन करके रखी हुई होती हैं, है ना। तो जैसे ही आपने शेल ओपन किया तो ये bash.rc के अंदर जो भी पर्टिकुलर कमांड लाइन वेरिएबल्स या एनवायरमेंट वेरिएबल्स डिफाइन करके रखी गई हैं, उनको लोड किया जाएगा, है ना। तो वो वाला फाइल सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। ओके, बॉटम लाइन क्या है, अगर आपको अपने एनवायरमेंट वेरिएबल्स जो अगर परसिस्ट करने हैं, तो आपको .bash.rc नाम के फाइल को एडिट करके उसके अंदर लिखना पड़ेगा, है ना। तो इन जनरल जैसे जैसे आप कमांड्स को टाइप करते हैं, है ना, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको एक पर्टिकुलर वेरिएबल एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट स्पेस वेरिएबल नहीं मेंशन करते हैं, है ना। तो सिमिलरली जैसे जैसे आप कमांड के अंदर टाइप करना चाहते हैं, वही पूरा का पूरा कमांड ले जाके आपको .bash.rc के अंदर स्टोर करके रखना पड़ेगा, है ना, राइट। चलिए इसको एक बार प्रैक्टिकली ट्राई कर लेते हैं हम। ओके, तो हमने इसको कर लिया क्लियर, राइट। तो ऐसा करते हैं, कस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल को फिर से डिफाइन कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हमने पहले डिलीट कर दिया था उसको, राइट। तो हम लिखेंगे एक्सपोर्ट और कस्टम अंडरस्कोर env वेरिएबल इक्वल टू 10। ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्पेसेस नहीं है एक्स्ट्रा। ओके, तो हमने एंटर प्रेस किया और कस्टम वेरिएबल सेट हो गया, है ना। ऐसा ही करते हैं कि एक और अलियास लिख लेते हैं, राइट। सो अलियास टी इक्वल टू ट्रेस रूट लिख लिया हमने। ओके, सो ट्रेस रूट नाम की कमांड को हमने स्टोर किया टी नाम के एलियास के अंदर। ओके, अब एक बार ट्राई भी कर लेते हैं। ओके, सो टी google.com हमने ट्राई किया, ट्रेस रूट वाला कमांड डल गया, है ना, राइट। तो राइट, सो इसका आउटपुट भी आ गया, है ना। तो अगर मान लीजिए हमने एको किया, इसको एको $कस्टम अंडरस्कोर env वेरिएबल, राइट। सो अगर हमने इसको टाइप किया तो क्या हुआ, 10 नाम का वैल्यू जो है आ गया, है ना। और हम क्या जानते हैं, जब तक ये सेशन एग्जिस्ट करता है, जब तक ये वाला शेल एग्जिस्ट करता है, तब तक ही ये वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। जैसे ही शेल क्लोज हुआ, वैल्यूज भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, राइट। मान लीजिए मैंने ये जो क्लाउड शेल है इसको क्लोज कर दिया, ओके, और एक नया शेल ओपन करने की कोशिश की मैंने। ओके, तो एक नया शेल ओपन हो जाएगा अभी, राइट। सो क्लाउड शेल टर्मिनल खुल रहा है, राइट। तो वी आर बैक टू द टर्मिनल, है ना। तो अगर मान लीजिए मैंने फिर से टी google.com टाइप किया तो कमांड नॉट फाउंड ही आएगा। क्यों? क्योंकि पिछले सेशन के मुताबिक हमने स्पेसिफिकली इन एनवायरमेंट वेरिएबल्स को डिफाइन किया था, बट क्योंकि एक नया शेल है तो नया सेशन होगा, है ना। तो नए सेशन के अंदर क्या होगा, ये वेरिएबल्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, राइट। तो इसको हमें परसिस्टेंट बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें .bash.rc नाम के फाइल के अंदर ये सारी चीजें ले जाके स्टोर करनी पड़ेंगी, है ना। तो जाहिर सी बात है क्योंकि डॉट है तो एक हिडन फाइल होगा, और हिडन फाइल्स को देखने के लिए कौन सा कमांड यूज करना है हमें, ls स्पेस -a। और जैसे ही हमने ये टाइप किया, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, .bash.rc नाम का एक फाइल है। ओके, और एक फाइल को जब आप एडिट करना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे, नैनो कमांड लाइन एडिटर, है ना। तो कैसे यूज करेंगे, नैनो स्पेस .bash.rc, राइट। तो क्योंकि हम डायरेक्टली होम फोल्डर के अंदर ही हैं, सीधा नैनो स्पेस .bash.rc लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपको डॉट भी मेंशन करना है, डॉट भी इस फाइल के अंदर का नाम है। ओके, तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिख रहा है हमें, है ना, bash.rc ये जो भी है पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन ये दिख गया हमें। ओके, तो ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे नीचे ले जाके कहीं ना कहीं पे ऐड करते हैं हम। ओके, तो किस साइज है, फाइल साइज है, इसके नीचे ऐड करते हैं ले जाके, राइट। तो यहाँ पे जरा सा स्पेस देके आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, चाहे अगर आप चाहें तो एंड ऑफ द फाइल में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइल बहुत बड़ा है, ढेर सारा इन्फॉर्मेशन होता है, मैं इसके बीच में ऐड कर रहा हूँ जस्ट एज एन एग्जांपल। ओके, तो ऐसे करते हैं कि हमने जो एक्सपोर्ट वाला कमांड लिखना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट स्पेस, एक्सपोर्ट एक कमांड है ना, तो ग्रीन कलर में आ गया। अभी क्या करना है, कस्टम अंडरस्कोर env वेरिएबल इक्वल टू 10, राइट। तो हमने इसको एक्सपोर्ट भी कर लिया, राइट। एक एलियास भी लिख लेते हैं, एलियास टी इक्वल टू ट्रेस रूट
ओके, ये हमने लिख लिया है ना। अगर हमें इस पर्टिकुलर फाइल को सेव करना है, क्या करेंगे, Ctrl+O लिखेंगे, राइट, और .bashrc को मॉडिफाई कर लेंगे, है ना। और अगर आप इसको एग्जिट करना चाहते हैं तो Ctrl+X और हम बाहर आ जाएंगे, है ना। अगर हम t google.com टाइप करेंगे तो क्या होगा, कमांड नॉट फाउंड ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप .bashrc को कंसिडर करते हैं तो हर बार जब सेशन नया खुलता है तब जाके चेंजेस एप्लीकेबल होती हैं। ओके, तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नया टैब ओपन किया, है ना, नया गूगल क्लाउड शेल ओपन किया, तो ये क्या करेगा, जो एग्जिस्टिंग .bashrc है उसको रीलोड करके उसके अंदर जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने t google.com टाइप किया तो क्या हुआ, ट्रेस रूट जो है वो डायरेक्टली एप्लीकेबल हो गया, है ना। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। तो हमें क्या समझ आया, अगर आप परसिस्ट करना चाहते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल्स को तो आपको .bashrc नाम के फाइल के अंदर एडिटिंग करनी पड़ेगी। ओके, राइट। अब जाहिर सी बात है, आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि हमने जैसे ही एक नया सेशन खोला, नया टर्मिनल खोला, तब जाके सारे के सारे चेंजेस एप्लीकेबल हो गए। व्हाट इफ आपके पास जो करंट चीजें हैं उनको आप अभी इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, राइट। तो उसके लिए आप सिंपली सोर्स नाम का कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं, राइट। तो जैसे ही आप मेंशन करेंगे सोर्स स्पेस .bashrc का पाथ, तो इमीडिएटली आपने जो भी सारे चेंजेस किए हैं वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे, राइट। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। ओके, तो ये जो पुराना वाला क्लाउड शेल है इसके अंदर t google.com काम नहीं किया था, है ना। अगर मैंने यहां पे डायरेक्टली मेंशन किया सोर्स स्पेस, क्योंकि हम डायरेक्टली होम फोल्डर के अंदर हैं, .bashrc मेंशन कर लिया, तो इमीडिएटली जो भी चेंजेस थे वो चेंजेस एप्लीकेबल हो गए। और अभी मैं अगर यहाँ पे t google.com टाइप करूंगा तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे एनवायरमेंट वेरिएबल जो है वो अपडेट हो जाएंगे और ये वाला शेल जो है वो भी अप टू डेट हो जाएगा .bashrc के मुताबिक, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी। तो हमने bashrc को कैसे एडिट करना है ये भी देख लिया, राइट। अगर आप एनवायरमेंट वेरिएबल को देखना चाहते हैं तो ओपन करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ना, env टाइप करके सारे के सारे एनवायरमेंट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर इन्फॉर्मेशन कैसे देखना है ये समझ लिया हमने, है ना। एक नया एनवायरमेंट वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं ये हमने देख लिया। उसको अनसेट, अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू को सेट करना है कैसे सेट करेंगे, अनसेट कैसे करना है ये देख लिया हमने, है ना। एक कमांड के लिए एलियास कैसे सेट करना है ये हमने समझ लिया, उसका एलियास निकालना कैसे है ये समझ लिया, है ना। और फिर सोर्स नाम के कमांड को यूज करके .bashrc के अंदर जो भी हमने चेंजेस की हैं उसको इमीडिएटली अफेक्ट करवाने के लिए आप उस पर्टिकुलर कमांड को यूज कर सकते हैं, ये भी हमने समझ लिया। ओके, तो ऐसे ही कई सारे कमांड्स होते हैं। हमने आज के सेशन में और पिछले कई सारे सेशंस के अंदर हमने ढेर सारे कमांड्स डिस्कस किए हैं, है ना। और भी बहुत सारे कमांड्स हैं जिसको आप सीख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपली प्ले अराउंड करना है। ओके, जो भी कमांड आप देखेंगे उसको ट्राई आउट कर सकते हैं आप, राइट। क्योंकि आप जितना इनके साथ प्ले अराउंड करेंगे, जितना इनके साथ प्रैक्टिस करेंगे, आगे चलते हुए उतनी ही आसानी से आप इन चीजों को अप्लाई कर पाएंगे। ओके, और ये जरूरी नहीं है कि आपको हर एक कमांड याद रहे, आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। ओके, आपको बस इतना याद रखना है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको जरूरत पड़ने पे, फाइन मेरी सो एंड सो रिक्वायरमेंट है, इसके लिए सो एंड सो टाइप का कमांड हो सकता है करके अगर आपको याद हो तो बहुत है। ओके, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जो भी अलग अलग टाइप के कमांड्स मिलेंगे आपको, आप उनको ट्राई आउट कर सकते हैं, राइट। ओके, तो हमने आज के सेशन में क्या क्या देखा, नेटवर्किंग कमांड्स के बारे में देखा, है ना। अगर आप दो सिस्टम्स के बीच में कनेक्टिविटी वैलिडेट करना चाहते हैं तो पिंग कमांड यूज करेंगे। आपका पैकेट आपके सिस्टम से आपके डेस्टिनेशन तक कौन से रास्ते से जा रहा है, कौन सा रूट यूज करके जा रहा है, उसके लिए आप फाइंड आउट करने के लिए ट्रेस रूट नाम का कमांड यूज कर सकते हैं। ओके, और नेटवर्क इंटरफेस को फाइंड आउट करने के लिए इफ कॉन्फिग नाम का कमांड यूज कर सकते हैं, है ना। उसके अंदर स्पेसिफिकली हमने क्या देखा, ETH0 मतलब ईथरनेट कनेक्टिविटी कैसे होती है, उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है ये देखा। लूप बैक एड्रेस क्या होता है ये देखा हमने, है ना। अलग अलग टाइप के नेटवर्क इंटरफेस कैसे कैसे होते हैं, उनके अंदर क्या इंफॉर्मेशन होता है ये हमने समझ लिया, है ना। सिमिलरली एनवायरमेंट सेटअप के अंदर हमने क्या देखा, एनवायरमेंट वेरिएबल्स क्या होता है ये समझा, है ना। और फिर उसके बाद उनको लिस्ट कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, एक्सेस कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है ये हमने देखा, है ना। और फिर अगर आप उनको परसिस्टेंट या परमानेंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, वो वाला प्रोसेस भी देख लिया हमने, है ना। और फिर अगर जरूरत पड़ने पर आप किसी कमांड को एलियास कर सकते हैं ये भी हमने समझ लिया, है ना। तो अगले सेशन